चेंज पर महामंथन यानी कॉप 28 की। भारत 2028 में कॉप 33 की मेजबानी कर सकता है। दुबई समिट को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने आज इसकी दावेदारी रखी। इसके अलावा कार्बन एमिशन 45% घटाने का लक्ष्य भी उन्होंने रखा। साथ ही कई ग्रीन इनिशिएटिव की सौगात भी दी। वहीं विकसित देशों से अपील की कि वो क्लाइमेट एक्शन पर मुहिम को आगे बढ़ाने में एकजुट होकर काम करें। पीएम ने कहा कि बीते कुछ दशकों में मानव जाति ने अपने विकास के लिए प्रकृति का काफ़ी दोहन किया है, इसलिए अब हमें इसके लिए काम करना ही होगा। उन्होंने चेताया कि यहाँ मौजूद सभी लोगों को इस धरती के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी ही होगी। मानव जाति के एक छोटे हिस्से ने प्रकृति का अंधाधुंध दोहन किया, लेकिन इसकी कीमत पूरी मानवता को चुकानी पड़ रही है। विशेषकर ग्लोबल साउथ के निवासियों को सिर्फ मेरा भला हो, ये सोच दुनिया को एक अंधेरे की तरफ ले जाएगी। इस हॉल में बैठा प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक राष्ट्राध्यक्ष बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ यहां आया है। हम में से सभी को अपने दायित्व निभाने ही होंगे। पूरी दुनिया आज हमें देख रही है, इस धरती का भविष्य हमें देख रहा है, हमें सफल होना ही होगा। कॉप 28 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि कॉप समिट क्लाइमेट चेंज का पक्का समाधान नहीं है, बल्कि ये क्लाइमेट के प्रति जागरूकता और कार्रवाई दोनों लाने का एक प्रयास है। COP is not an absolute solution. This is an effort to bring both awareness and action. Awareness is rather easy today because we have global reach on technology platforms. But action needs many things. There are political issues, there are geopolitical issues, there are economic issues. There is economic disparity, massive disparity between one society and another. So this is talking time, trying to shift the narrative, trying to push towards action. Fortunately, India is fulfilling whatever promises we made at Paris, and we're moving in that direction. It's good. और अब बात करते हैं शेयर मार्केट की। आज बाजार में चारों तरफ बुल्स का जोश हाई था। सेंसेक्स, निफ्टी बैंक सभी में तेजी रही। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए हैं। साथ ही सेंसेक्स 493 अंक चढ़कर 67,481 पर बंद हुआ। निफ्टी 135 अंक चढ़कर 20,268 पर बंद हुआ। आज सबसे ज़्यादा खरीदारी पीएससी, रियल्टी, एफएमसीजी शेयरों में रही। आईटी इंडेक्स में हल्का दबाव रहा। और निफ्टी आज बाजार खुलने के चंद मिनटों के भीतर ही ऑल टाइम हाई बना चुकी थी। निफ्टी ने ये मुकाम 51 सत्रों में हासिल किया है। निफ्टी के शिखर से शिखर तक के सफर में किन शेयरों ने दिखाया कमाल, बता रहे हैं सुमित मेहरोत्रा। तो ऐतिहासिक दिन भारतीय बाजार आज पहुंचते हुए दिखाई पड़े और खासतौर से ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स पर इंडिसेस ने आज हिट किया। करीब 50 सत्रों बाद निफ्टी अपने नए रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा है। और इंटरेस्टिंग, 15 सितंबर को 20,222 का जो रिकॉर्ड स्तर था उसको आज ब्रीच होता हुआ दिखाई पड़ा है। इस ड्यूरेशन में कई सारे उतार चढ़ाव भी थे। एफआईएस की लगातार बिकवाली भी रही है, लेकिन डीआईएस को सपोर्ट करते रहे हैं। 50,000 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी डीआईएस की तरफ से आते हुए दिखाई पड़ी है। इस सफर को अगर देखा जाए तो इस ड्यूरेशन में मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स ने करीब पूरा योगदान दिया है। 4.5% का मिड कैप इंडेक्स में उछाल और रफली 10% का एक उछाल स्मॉल कैप इंडेक्स में आता हुआ दिखाई पड़ा है। और इस पूरी ड्यूरेशन में एक शानदार तेजी रही। रियल्टी इंडेक्स में करीब 20% की, ऑटो इंडेक्स 6.5% ऊपर, ऑयल एंड गैस 5% की तेजी यहां देखने को मिली। हेल्थ केयर और फार्मा 2.5 से लेकर 3.5% तक का उछाल यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन इस ड्यूरेशन के अंदर कुछ नाम जो कि थोड़े पिछड़ भी गए हैं, इसमें से बैंक 3.5% नीचे रहा और आईटी यानी कि दोनों प्रोमिनेंट सेक्टर 2.5 से लेकर 3.5% इस ड्यूरेशन के अंदर पिछड़ते हुए दिखाई पड़े।
टॉप गेनर्स में कुछ नए नाम आपको दिखाई पड़ेंगे, जैसे हीरो मोटोकॉर्प 25%, बीपीसीएल 23.5%, कोल इंडिया 22% की एक शानदार तेजी देखने को मिली, बजाज ऑटो 20%, आइशर और टाटा मोटर्स यानी कि ऑटो मेजर्स करीब 11 से लेकर 20% तक बढ़ते हुए दिखाई पड़े। तो निफ्टी के टॉप गेनर्स में इन सब का नाम शुमार हुआ। वहीं अगर मिड कैप की बात की जाए तो प्रेस्टीज एस्टेट 62%, पीएफसी 50%, आरईसी 42% और एचपीसीएल जैसे शेयर जो कि 38% तक चले। बीएचईएल शानदार तेजी, टोरेंट पावर, केपीआईटी और एल्केम 28 से लेकर 35% तेजी यहां आते हुए दिखाई पड़ी। स्मॉल कैप में भी कई दिग्गज नाम थे, जैसे बीएससी 95%, एमसीएक्स 80%, सुजलॉन 70% और एंजल वन करीब यहां पर भी डबल डिजिट में गेन। कल्याण ज्वेलर, सीडीएसएल और ग्लोबल हेल्थ 35 से लेकर 45% तक की एक शानदार तेजी यहां बनते हुए दिखाई पड़ी। तो मिड कैप स्मॉल कैप में एक जोरदार उछाल और फ्रंट एंड इंडेक्स थोड़ा सा फ्लैटिश रोड पे कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। और बाजार में इस वक्त आईपीओस की धूम मची हुई है। कल टाटा टेक्नोलॉजीज की बम्पर लिस्टिंग के बाद आज पेन और स्टेशनरी बनाने वाली कंपनी फ्लेयर राइटिंग की शानदार लिस्टिंग हुई। एनएसई पर 501 रुपये प्रति शेयर और बीएसई पर 66% प्रीमियम के साथ 503 रुपये प्रति शेयर के भाव पर यह लिस्ट हुआ। आपको बता दें कि आईपीओ का इश्यू प्राइस 304 रुपये था, जो 22 नवंबर से 24 नवंबर के बीच खुला था। करीब 47 गुना सब्सक्राइब भी हुआ था। और फ्लेयर राइटिंग की इस शानदार लिस्टिंग पर कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर सुमित राठौड़ ने कहा कि कंपनी ग्रीन फील्ड, ब्राउन फील्ड में निवेश करेगी और आने वाले समय में कंपनी की ग्रोथ बेहतर रहेगी। हमारा प्लान वही है कि आगे द फंड्स जो केपेक्स हम लोग जनरेट कर रहे हैं उसमें सर्टेन पार्ट ऑफ केपेक्स हमारा फ्यूचर कैपेसिटी इंक्रीमेंट में जाएगा। तो हमारा करीबन अगर आप देखें तो अराउंड 56 करोड़ हम ग्रीन फील्ड में और 87 करोड़ ब्राउन फील्ड में हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, जिससे हमारा जो फ्यूचर प्रोजेक्शंस है उसके लिए जो हमको कैपेसिटी चाहिए उसकी तरफ हम आगे बढ़ेंगे। और हिस्टोरिकली हमने हमेशा ऑन एन एवरेज 15% का ग्रोथ किया है। सो गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो वी आर हम लोग वही टारगेट कर रहे हैं कि हमारा ग्रोथ पैटर्न अग्रेसिव रहे एंड इंडस्ट्री बेंचमार्क जो 7-8% का है उसको हम डेफिनेटली कंफर्टेबली बीट करें। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल आ गए हैं। चुनाव के नतीजों का इंतजार है। चुनाव नतीजों का बाजार को भी इंतजार है। मार्केट और इलेक्शन का क्या है कनेक्शन? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। आरईसी और पीएफसी में जोरदार तेजी, ये दोनों करीब 10% ऊपर है। दरअसल इनकी तेजी की आग को इरडा ने और भड़का दिया है। वैसे पिछले 1 साल में दोनों बम्पर रिटर्न दिए हैं। आखिर दोनों की तेजी का क्या है राज, बता रहे हैं हमारे सहयोगी यतीन मोता। और ये जो जबरदस्त रनअप हमने देखा है पावर फाइनेंसिंग कंपनीज में, आरईसी हो, पीएफसी हो या आईपीओ के बाद इरडा हो, लोगों को लगता है कि यहाँ से अब क्या, क्योंकि पीएफसी आरईसी की बात करें तो 1 साल में लगभग 250% जितना रिटर्न इन दोनों स्टॉक्स ने दिया है। और इरडा तो आपको पता ही है कि आईपीओ प्राइस से दुगने से ज़्यादा चल रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये जानना है कि एग्जैक्टली स्टॉक चल क्यों रहे हैं और आगे जाके पोटेंशियल क्या है। तो अगर हम बात करें कि जोरदार तेजी इन सभी शेयरों में हो रही है, और अगर हम बात करें तो वैल्यूएशंस अभी भी आकर्षक बने हुए हैं आरईसी और पीएफसी के लिए। अगर आप 1 ईयर फॉरवर्ड प्राइस टू बुक देख लें तो आपको लगभग 1 टाइम बुक पे दोनों ही आरईसी पीएफसी के शेयर्स दिखाई पड़ेंगे। जहां तक कि इरडा का सवाल है, 1 ईयर फॉरवर्ड शायद आपको 1.5 से 2 टाइम के बीच में, जैसे आपके अजम्पशंस हो, आपको ये पर्टिकुलर स्टॉक अवेलेबल आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बुक वैल्यू के आसपास या बुक वैल्यू से छोटे प्रीमियम पे ये शेयर्स अवेलेबल हैं। और इसका कारण ये है कि जो इंडिया की पावर सेक्टर की जो डिमांड है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और अगले 5 सालों में अगर आप देखें तो लगभग 5 लाख करोड़ रुपए के नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। इसके अलावा सोलर और रिन्यूएबल सेक्टर में भी अगर आप देखें तो बहुत बड़े निवेश की उम्मीद है, क्योंकि पावर प्रोजेक्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है फंडिंग की। तो आरईसी, पीएफसी और इरडा जैसी एजेंसीज को इसका लाभ मिलता है, और इरडा खास करके क्योंकि ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। जहाँ तक कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन का सवाल है, सभी की सभी कंपनी सेम पैरामीटर्स पर है, लेकिन इरडा की अगर आप प्रोफाइल देखें तो लगभग 40% की लोन ग्रोथ इनकी FY23 में आती हुई आपको दिखाई पड़ी। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो कॉस्ट ऑफ फंड्स हैं, यहाँ भी सभी कंपनीज बेहतरीन तरीके से प्लेस्ड हैं। आरईसी, पीएफसी का कॉस्ट ऑफ फंड लगभग 7% के आसपास है, और इरडा क्योंकि ये रिन्यूएबल एनर्जी की प्रोजेक्ट्स फंड करते हैं, इनका कॉस्ट ऑफ फंड्स
कम है और सबसे कम इनका क्रेडिट कॉस्ट है, क्योंकि इनकी एसेट क्वालिटी बेहतरीन है आरईसी पीएफसी के मुकाबले, क्योंकि ये प्रोजेक्ट फंडिंग करते हैं। आरईसी पीएफसी बहुत सारी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स को भी फंड करती है, जिसके कारण इनके क्रेडिट कॉस्ट पर थोड़ा बहुत असर आपको आता हुआ दिखाई पड़ता है। ग्रॉस एनपीए पिक्चर भी देखें, नेट एनपीए पिक्चर भी देखें, तो नेट एनपीए लगभग 1% के आसपास आरईसी पीएफसी के, और इरिडा के FY23 के नंबर्स हैं, उसके बाद काफ़ी सुधार आता हुआ दिखाई पड़ा है आपको नेट एनपीए लेवल्स में भी। और अगर आप रिटर्न ऑफ एसेट की बात करें तो यहाँ भी शानदार तरीके से ये कंपनीज प्लेस्ड हैं वर्सेस PSU बैंक्स या प्राइवेट सेक्टर की बैंक्स। तो कहीं ना कहीं ये जो NBFCs हैं पावर सेक्टर की, ये फोकस में, क्योंकि निवेश भी बढ़ रहा है, वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव है। और कुछ दिनों पहले हमने ये भी बताया था कि MSCI में इसमें बाइंग थी, बहुत सारे इंडेक्स फंड यहाँ खरीदारी कर रहे हैं, बहुत सारे FIs यहाँ खरीदारी कर रहे हैं, तो शायद इसी वजह से सारे के सारे स्टॉक्स आपको फोकस में दिखाई पड़ रहे हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजीज ने नोएडा में अपना नया मोबाइल प्लांट शुरू किया है। नए प्लांट की सालाना उत्पादन क्षमता 2.5 करोड़ मोबाइल फोन्स की होगी। कंपनी के चेयरमैन सुनील बचानी ने कहा कि अगले साल नोएडा में एक और फैक्ट्री लगाएंगे। सुनील बचानी से खास बातचीत की हमारी संवाददाता असीम मनचंदा ने। हमारे साथ इस वक्त डिक्सन टेक्नोलॉजी के चेयरमैन सुनील बचानी है। सर, सबसे पहले तो बहुत बधाई नया प्लांट खोलने की। इस प्लांट के बारे में बताइए, कितना मैन्युफैक्चरिंग होगा, कितनी इन्वेस्टमेंट आप इसमें कर रहे हैं? ये इसकी कैपेसिटी ऑलमोस्ट 25 मिलियन पीसेस पर एनम होगी। इसका जो कवर्ड एरिया है करीब ऑलमोस्ट 3 लाख स्क्वायर फीट का है, और एक बार ये जब फैक्ट्री पूरी ऑपरेशनल हो जाएगी तो लगभग 5,000 लोगों का एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे किया जाएगा इस फैक्ट्री में। इसके अलावा आप एक और नोएडा में एक और फैक्ट्री लगाने की तैयारी कर रहे हैं, उसके बारे में बताइए। वो किस चीज़ की फैक्ट्री होगी, कैपेसिटी क्या रहेगी उसकी? जैसे मैंने आपको बताया कि हम एक नोएडा में फैक्ट्री प्लान कर रहे हैं जो कि ऑलमोस्ट 1 मिलियन स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया होगी। दैट मीन्स 10 लाख स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया की फैक्ट्री होगी, और हमें उम्मीद है कि 1 साल में फैक्ट्री रेडी हो जाएगी। और इस फैक्ट्री में मोबाइल फ़ोन्स और IT हार्डवेयर बनेंगे, और हमें उम्मीद है कि वंस ये जो फैक्ट्री ऑपरेशनल होगी, ये भारत में एक सबसे टॉप 5 में इन टर्म्स ऑफ फैक्ट्री होगी, इन टर्म्स ऑफ द साइज। अभी सरकार PLI दे रही है, आपको कब तक लगता है कि PLI की जरूरत रहेगी आपको, या कब तक आपको लगता है कि कम्पिटिटिव हो जाएंगे? देखिए, PLI के लिए जो मोबाइल फ़ोन का PLI उसमें 2.5 साल और रहते हैं, और हमें ये उम्मीद है या रिक्वेस्ट है कि एक और एक्सटेंशन मिलना चाहिए PLI का, क्योंकि उसके बाद क्या होगा कि जो इंडियन कंपनीज है वो ट्रूली आत्मनिर्भर हो जाएंगी। उसके बाद कंपोनेंट्स भी यहाँ पे बनेंगे, क्योंकि अब ये बहुत ज़रूरी है। इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति ने फ्री बीज कल्चर पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि लोगों को कुछ भी मुफ्त देने के रिवाज पर रोक लगनी चाहिए। नारायण मूर्ति ने कहा है कि जो लोग सरकारी सुविधाओं और सब्सिडी लेते हैं उन्हें समाज को बेहतर बनाने के लिए योगदान देना चाहिए। How can we provide the best services for the poor people? However, when you provide those services, when you provide those subsidies, there must be something in return that they are willing to do. For example, if you say, I will give you free electricity, then it would have been a very nice thing for the government to have said, but we want to see the percentage attendance in schools, in the primary schools and middle schools, to go up by 20%. Then only we will give you that. In other words, nothing should be given free, but there should be a contribution of the citizen also towards making our society a better society. I think we should expect something in return from those people who receive those free subsidies, to take a slightly bigger responsibility towards making their future generation, their own future generation, their own children, their own grandchildren, better in terms of going to school, performing better, etc., etc. That's what I mean. गांधीनगर में इंडियन रोड कांग्रेस का एग्जीबिशन शुरू हो गया है। इसमें 120 कंपनियों ने हिस्सा लिया है। इंडियन रोड कांग्रेस 4 दिनों तक चलेगी। इस आयोजन में कई इनोवेटिव प्रोडक्ट्स की प्रदर्शनी लगाई गई है। ऐसे ही आने वाले समय में सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए सेल्फी रोलर बैरियर जैसे कैसे काम करता है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। भारत में सड़क दुर्घटना सबसे गंभीर समस्या है, लेकिन उसको
किस तरह से निपटा जाए, इसी के लिए कई सारी कंपनी ने इस तरह के इनोवेटिव भी यहाँ पर रखे हैं। खासकर रोड पर जो दुर्घटना है उसको कम से कम की जाए और जो डेथ रेशियो है उसको जीरो करने के लिए कुछ इस तरह की प्रोडक्ट भी यहाँ पर देखने को मिली है। आइए हम कंपनी के मैनेजमेंट से बात करते हैं। सर बताइए ये क्या प्रोडक्ट है और इसका क्या फायदा होगा? ये सेफ्टी रोलर बैरियर है। दिस इज अ न्यू वर्जन डेवलप्ड वर्जन ऑफ द फ्रॉम द एग्जिस्टिंग डब्ल्यू बीम क्रैश बैरियर. This reduces the minimizes and reduces the death rate as well as gives a lesser impact to the vehicle, and it increases the safety of the passenger and guides the highlight of this safety roller barrier is it guides the vehicle back after the impact onto the track. तो अभी भारत में ये कहाँ लगा है और अब कितने मात्रा में लगने की? We have installed in Ooty as a initial project and we have having a great response all over India. तो हम उम्मीद करते हैं कि भारत में बिल्कुल रोड दुर्घटना है वो ना हो, लेकिन अगर इसी तरह से कुछ अगर होता भी है तो कम से कम नुकसानी हो, और इसीलिए इस तरह की जो प्रोडक्ट है वो उपकारक भी साबित होगी। केतन जोशी, गांधीनगर। फेस्टिव सीजन के बाद अब बारी है हॉलिडे सीजन की। क्रिसमस और नए साल की छुट्टियों में फैमिली ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो जान लीजिए इस साल के ट्रेंडिंग टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में। देखिए दीपाली नंदा की रिपोर्ट। इस बार नए साल के मौके पर लोग डोमेस्टिक डेस्टिनेशंस की बुकिंग सबसे ज्यादा कर रहे हैं। खासतौर पर ऐसे डेस्टिनेशन डिमांड में हैं जहां कुछ हटके देखने को मिले। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में नेचर और शांति के लिए मशहूर सिक्किम पहली चॉइस है। वहीं दूसरा टॉप डेस्टिनेशन है सफेद रेगिस्तान वाला गुजरात का कच्छ। तीसरा टूरिस्ट स्पॉट है जो तेजी से उभरा है, वो है कर्नाटक का कुर्ग। इनके अलावा राजस्थान और हिमाचल के टूरिस्ट स्पॉट्स में भी अच्छी डिमांड दिखाई दे रही है। सबसे ज्यादा डिमांड तो नॉर्मली ट्रेडिशनल डेस्टिनेशंस में आती है, जैसे राजस्थान हो गया, केरला हो गया। ये तो स्टैंडर्ड डेस्टिनेशंस हैं जहां हर नवंबर, दिसंबर, जनवरी के पीरियड में अच्छा क्राउड्स देखने को मिलते हैं। डोमेस्टिक टूरिज्म में बढ़ते क्रेज की वजह से होटल, रिजॉर्ट समेत एयर ट्रेवल अब से ही 15 से 20% तक महंगे हो गए, लेकिन बावजूद इसके डिमांड में कमी नहीं है। जो सप्लाई साइड है वो कम है एज कम्पेयर टू डिमांड साइड, इसलिए जो है कि ज्यादा आपको प्राइस में वेरिएशन देखने को मिल रहा है जो कि अपवर्ड है। तो जब आपकी सप्लाई ज्यादा बढ़ जाएगी तो शायद ये प्राइस में स्टैग्नेशन आ जाएगा। इसीलिए आप देख रहे होंगे चाहे वो आउटबाउंड हो चाहे डोमेस्टिक हो, एयर फेयर महंगे होते जा रहे हैं। होटल करीब 20% से ऊपर महंगे हो गए हैं पिछले साल के कंपैरिजन में करें तो, और इसलिए क्योंकि डिमांड ज्यादा है। इस बार लोग बजट या पॉकेट फ्रेंडली टूर पैकेज ज्यादा पसंद कर रहे हैं और इसी वजह से महंगे एयर फेयर की बजाय रोड ट्रेवल और होटल्स की जगह होम स्टे के ऑप्शंस को भी लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। दीपाली नंदा, दिल्ली। सीबीएसई में 10वीं और 12वीं बोर्ड के लिए मिलने वाली मार्कशीट में बड़े बदलावों का ऐलान हुआ है। 2024 से बोर्ड एग्जाम के लिए मिलने वाली मार्कशीट में अब डिवीजन लिखकर नहीं दिया जाएगा। साथ ही अब अलग अलग सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन दिए जाने के सिस्टम भी सीबीएसई बंद करने जा रहा है। इसके अलावा मार्कशीट पर रिजल्ट का परसेंटेज भी मेंशन नहीं होगा। एक सर्कुलर में सीबीएसई ने कहा है कि आगे एडमिशन या एम्प्लॉयमेंट के लिए परसेंटेज खुद ही निकालना होगा। देश के सबसे महंगे प्रॉपर्टी बाजार मुंबई में बिक्री के नए रिकॉर्ड बनने का सिलसिला जारी है। नवंबर में नए प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन ने 11 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नवंबर के दौरान मुंबई में 9,548 प्रॉपर्टी रजिस्टर की गई, जिसके बदले सरकार ने 697 करोड़ रुपए की स्टाम्प ड्यूटी कलेक्ट की है। अगर साल भर की बात करें तो पिछले 11 महीनों में मुंबई के अंदर 1,14,464 प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। पिछले साल के मुकाबले नवंबर में रजिस्ट्रेशन में 7%, रेवेन्यू में 2% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। रजिस्टर होने वाली प्रॉपर्टीज में 57% प्रॉपर्टी 1 करोड़ से ज़्यादा कीमत की है। लेकिन अक्टूबर के मुकाबले देखा जाए तो रजिस्ट्रेशन में 10% और स्टैंप ड्यूटी में 17% की गिरावट दर्ज हुई है।
रणबीर कपूर की मच अवेटेड एक्शन थ्रिलर ड्रामा एनिमल बड़े पर्दे पर रिलीज हो गई है। ये फिल्म रणबीर की अब तक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हो सकती है। जूनियर कपूर की पहली एक्शन फिल्म को संदीप रेड्डी वांगा ने डायरेक्ट किया है। एनिमल धमाकेदार बैकग्राउंड म्यूजिक और दमदार एक्शन से पैक्ड है। इस लार्जर देन लाइफ फिल्म में रणबीर के साथ साथ अनिल कपूर, बॉबी देओल, रश्मिका मंदाना और तृप्ति डिमरी भी हैं। अनिल कपूर ने रणबीर के पिता का रोल निभाया है। ये फिल्म बाप बेटी की कहानी पर आधारित है। फिल्म काफ़ी लंबी है, इसकी लेंथ 3 घंटे 23 मिनट है, मगर फिल्म में रणबीर का बेहतर काम दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों की वाहवाही लूट रहा है। जो एक्स फैक्टर है वो रणबीर कपूर ही है यार, मतलब उसने दिल जीत लिया, मतलब कुछ अलग ही हट के रोल किया है। बाप के लिए बेटे का क्या जुनून होना चाहिए ना, वो देखना चाहिए इस फिल्म के अंदर। This is the only film which I have come first day first show and I loved each and every sequences, especially for Sandeep Reddy sir. और आज विकी कौशल की सैम बहादुर भी रिलीज हो गई है। मेघना गुलजार के डायरेक्शन में बनी फिल्म में विक्की के साथ फातिमा सना शेख, सानिया मल्होत्रा, मोहम्मद जीशान अयूब भी हैं। फिल्म भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय सेना के सेनाध्यक्ष और भारतीय सेना के फील्ड मार्शल रहे सैम मानेकशॉ के ऊपर आधारित है। दूसरे विश्व युद्ध से लेकर बांग्लादेश के बनने तक मानेकशॉ के पूरे सफर को फिल्म में दिखाया गया है। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन अपनी संपत्ति का बराबर हिस्सा श्वेता बच्चन और अभिषेक बच्चन के बीच बांटेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमिताभ बच्चन 3100 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति के मालिक हैं, जिसे वो अपने दोनों बच्चों के बीच बराबर बांटेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कौन बनेगा करोड़पति शो में खुद सीनियर बच्चन ने कहा था कि उनकी पूरी प्रॉपर्टी सिर्फ अभिषेक बच्चन को नहीं मिलेगी, बल्कि सब कुछ श्वेता और अभिषेक में बराबर बटेगा। हाल ही में बिग बी ने अपना जुहू वाला बंगला प्रतीक्षा भी अपनी बेटी श्वेता बच्चन नंदा के नाम कर दिया है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए और जुड़े रहिए CNBC आवाज से हमारे ट्विटर सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।